नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। हमारा ये खास शो हम लेकर आए हैं कैंपस पॉलिटिक्स। राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की तो चर्चा हर जगह पर होती है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जो है वो भी अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन युवा नेताओं के जीवन में। तो इसीलिए हमने ये कैंपस पॉलिटिक्स नाम से ये हमारा एक खास सेगमेंट शुरू करा, जिसमें हम इस साल होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो चुनाव के इलेक्शन हैं उनमें जो दावेदार हैं, कौन कौन वो दावेदार हैं, क्या उनकी तैयारियां हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, उनको लेकर हम यहां आ रहे हैं इस खास शो में। और आज के इस शो के हमारे खास मेहमान हैं गोविंद मलिंडा जी। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो गोविंद जी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, दावेदार हैं, इस वक्त लगे हुए हैं जोर शोर से। तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनके करियर में कैसे इनकी शुरुआत हुई राजनीति में, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। तो गोविंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि राजनीति में आने का क्या वजह रही, क्या कारण रहा इसके पीछे, और कब आपको लगा कि हाँ मुझे अब राजनीति में ही फुल फ्लैज एंट्री लेनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब केसरी के दर्शकों का। आप मुझे सुनने का मौका दे रहे। आपसे ये बात 2017 जब मैंने 12th हुई, 12th के बाद फिर मैंने कॉलेज महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो मुझे देखनी पड़ी एडमिशन लेते वक्त। फिर उस समय ऐसा रहा कि चलो कोई बड़े भाई आए, मैं नाम तो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, कोई बड़े भाई, उन्होंने मेरी मदद की फॉर्म जमा कराने में। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर फर्स्ट ईयर में कॉलेज गए, पढ़ाई की, तो फिर उसे थोड़ा एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ एक अलग झुकाव गया। और फिर वहाँ से मैंने थोड़ा जब काम करना स्टार्ट किया तो महाराजा कॉलेज में इतना काम किया कि वहाँ पे जो लोग थे, मेरे क्लासमेट और मेरे जूनियर्स, वो लोग सिर्फ मुझे इसी वजह जानते थे, और कोई शायद काम आए नहीं आए, गोविंद भैया जरूर काम आएंगे। तो वहाँ से मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स होती रही, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करते रहे। 2020 में महाराजा कॉलेज से चुनाव लड़ने का जब मौका मिला, पर कोरोना की वजह से मैं लड़ नहीं पाया। फिर उसके बाद चलो ठीक है, एक किस्मत एक थी कि हम नहीं लड़ पाए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। फिर यूनिवर्सिटी से आज तैयारी चल रही है। अगर कृपा रही सही तरीके से तो क्या पता यूनिवर्सिटी इलेक्शन भी पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। बिल्कुल होप सो। अच्छा, वैसे आप किस पार्टी से टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं 2017 से एनएसयू में हूँ। 2017 से मैं एनएसयू का कार्यकर्ता रहा हूँ, और तब से लेकर अभी तक पार्टी के लिए और लोगों के लिए, छात्रों के लिए जो भी मुद्दे उठाते रहे और उठाते रहेंगे। देखिए गोविंद जी, एनएसयूआई में बहुत सारे अभी इस वक्त छात्र नेता हैं जो इस वक्त टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। काफ़ी हैं, कई नाम हैं, इस लंबी चौड़ी फहरिस्त है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिनका एक प्रतिनिधित्व करता है, एक बंदा उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप उन लाखों स्टूडेंट की आकांक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, मैंने ये कहा कि 2017 से मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया, तब से लेकर अभी तक काम किया है। आप जब मेरी ग्रेजुएशन का मानो तो महाराजा कॉलेज में मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, जहाँ कॉलेज के 2845 बच्चों की लगभग 15.5 लाख रुपए फीस जो यूनिवर्सिटी ने ले ली थी। ऐसा मेरा मानना है कि शायद इतना बड़ा अमाउंट एक यूनिवर्सिटी से वापस निकलवाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 15.5 लाख एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकलवा कर हर बच्चे के डायरेक्टली बेनिफिशियरी हुआ है। हर बच्चे को 450 या 600 रुपए हर बच्चे के अकाउंट। फीस ली थी एक्स्ट्रा? प्रैक्टिकल होता है, कोई केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, उन सब प्रैक्टिकल फीस की डबल फीस ले ली थी हर एक स्टूडेंट्स की। एट द टाइम महाराजा में 2845 बच्चे जो थे रेगुलर थे सेशन 2019-20 में। तो उन सब बच्चों की 15.5 लाख रुपए जो टोटल अमाउंट था, उस टोटल अमाउंट के लिए मैंने प्रोटेस्ट किया। एक बार किया, 2 बार किया, फिर थोड़ा अच्छा सा एक हुआ, एक पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। उसके बाद 15.5 लाख रुपए कॉलेज के अकाउंट में है, और उसके बाद हर बच्चे के अकाउंट में 450, 600, 450, 600 प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिशियरी हुआ। वो सबसे बड़ा मूवमेंट था मेरा। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप को लेकर मैंने प्रोटेस्ट किया। कोरोना के टाइम सरकार ने ये कहा था कि आधी स्कॉलरशिप आपको देंगे, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। हम फीस पूरी जमा करवा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप भी हमें पूरी मिलनी चाहिए। उसके बाद जब कोरोना थोड़ा ख़त्म हो रहा था तो हॉस्टल की फ़ीस भी यूजी और पीजी के बच्चों की ज़्यादा ले ली थी, पूरी फीस ले ली थी जो पूरे साल की नहीं लेनी चाहिए। हमने फिर वो उसके लिए डिमांड रखी कि अगर बच्चा 6 महीने ही हॉस्टल में रह रहा है तो 6 महीने की फ़ीस कंसिडर होनी चाहिए कि पूरी साल की नहीं हो। ऐसे कई अनगिनत मुद्दों को लेकर मैंने काम किया। और अभी जो लेटेस्ट था, अभी सिंडिकेट मीटिंग 28 तारीख को हुई थी, उसमें भी मैंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और उसमें जो मेरी मांग थी, 7 मांगों को लेकर मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिनमें नॉन इनकम टैक्स पेयर माता पिता के बच्चों की ट्यूशन फीस माफ़, 20% यूजी पीजी की सीट बढ़ाने को लेकर, और स्कॉलरशिप क्या होता है, एडमिशन फॉर्म
और अगर एग्जाम फॉर्म फीस 2017 से पहले अलग अलग भरे जाते थे, उससे पहले 7 भरे जाते थे। 2017 के बाद यूनिवर्सिटी ने सिस्टम ऐसा लागू कर दिया कि दोनों फॉर्म अलग अलग हो गए कि एडमिशन फीस 5,000 और एग्जामिनेशन फॉर्म 2,000। इससे पहले ये 7 लेते थे, तो जो समाज कंबाइंड लेते थे। तो इससे पहले क्या होता था, जब दोनों स्लिप साथ लगती थी तो स्कॉलरशिप ज़्यादा आती थी एज कम्पेयर टू राइट नाउ। तो अभी उसको लेकर भी मूवमेंट स्टार्ट किया है। और अभी जो एक मांग हमारी पूरी हुई है सिंडिकेट में, मैंने मांग रखी थी किसी भी मतलब हॉस्टल की या एडमिशन की किसी कोई भी फीस नहीं बढ़नी चाहिए, वो हमारी मांग मानी गई और ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, ये सिंडिकेट की मीटिंग की आपने बात करी, इससे एक बात तो मैं कहूँगा, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं ABVP, NSUI, ये अलग अलग पार्टियाँ हैं, इनके स्टूडेंट जो छात्र नेता होते हैं वो आपस में ही क्लैशेस में उलझे नजर आते हैं, लेकिन इस सिंडिकेट की मीटिंग ने इन दोनों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया था। देखिए, कुछ भी हो, प्रोटेस्ट हो, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो जब कोई भी बात हो, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, उसके बाद हम और भी जो हमें हैं। पर ये स्टूडेंट्स होने के नाते अगर कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो ABVP, NSUI, हम सबको मिलकर साथ लड़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चाहे कैमरा पे या ऑन कैमरा पे हम किसी को भी कुछ भी कहें, विचारधारा के खिलाफ बोले, हमारी विचारधारा लगे, उनकी विचारधारा लगे, पर हम साथ बैठते हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि हम स्टूडेंट्स के हित में काम होना चाहिए। चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि गोविंद जी, कि हम सबसे पहले स्टूडेंट हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो होता है वो चुनाव से पहले तो ये कहता है हाँ हम छात्र नेता हैं, स्टूडेंट के हक ये वो, और जब वो चुनाव जीत जाता है, अध्यक्ष पद पर आ जाता है, तो एक अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या कहोगे? देखिए, मेरा एक मानना है, जैसे आप अब देखिएगा कि मैं एक छात्र नेता मैं लगाता हूँ कि छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय, कोई भी व्यक्ति को लगाता है छात्र प्रतिनिधि, मैं उनसे पूछता हूँ कि अपने को हक किसने दिया है? बिल्कुल, मुझे किसी ने आपत्ति नहीं दी कि आप छात्र नेता हो। मैं जब छात्र नेता कहलाऊंगा जब मैं छात्रों के लिए काम करूंगा, उनके काम आऊंगा। नेता वही कि जो काम आ सके लोगों के। लोग क्या होते हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनका जो एक पूरा मन, बोलने का ढंग, हर तरीके से उनके बोलने की, बैठने की, हर तरीके से चीज़ें वो बदल लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको हमेशा उसी तरीके से रहना चाहिए, जब आप पावर में हो या नहीं हो, आप अध्यक्ष बनो या नहीं बनो, स्टूडेंट्स के लिए आप हमेशा सेम होने चाहिए। आपको पहले भी काम करना होगा, और अगर आप बनते हैं तो भी आपको दोगुनी शक्ति से आपको काम करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है तो आपने। अच्छा, अब अगर बात करें हम मुद्दों की, हमारा ये शो जो है ये बेसिकली इसी पे डिपेंड है कि क्या मुद्दे हैं, किस छात्र नेता किन मुद्दों के साथ इन चुनावों में उतर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स आपके उन मुद्दों से कनेक्ट हो पाएं और उन्हें लगे कि हाँ यार, हमें ये मुद्दे हमारे भी हैं, हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आए दिन यहाँ पर, तो ये बंदा हमारे लिए खड़ा है जो हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो वो क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी भी छात्र नेता को ये लगता हो कि विश्वविद्यालय मुद्दों कमी है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 35 से 40 हज़ार टोटल UG और PG के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रेगुलर, और अगर नॉन कॉलेजेट को मिलाते हैं वो लाखों में संख्या जाती है। तो लाखों बच्चों की तो ये हो ही नहीं सकती, कोई समस्या नहीं है। एक छोटे से माइग्रेशन को लेकर जो माइग्रेशन निकलता है वो भी एक छोटी मोटी समस्या है, वो इस वजह से कि 3 बजे तक माइग्रेशन निकलता है, उनका ऑनलाइन पेमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर होता नहीं है, ई-मित्र जैसी समस्या है। पानी की जो बेसिक नीड है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए, उसके लिए भी छात्र नेताओं को लड़ना पड़ता है, छात्रों को लड़ना पड़ता है, बेसिक नीड्स के लिए भी। स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, फीस का मुद्दा हो, और किसी भी तरह की पढ़ाई का मुद्दा, रेगुलर क्लासेस का मुद्दा हो, टीचर्स के नहीं आने का मुद्दा हो, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं, और हर मुद्दे को हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हम बच्चों तक डायरेक्टली बेनिफिशियरी में फ़ायदा पहुंचा सके, वो सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चाहे हॉस्टल फीस की बात हो, चाहे सीट्स बढ़वाने के लेकर बात हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, किसी भी तरीके की जब भी भाई कोई बात होती है, वी ऑलवेज ट्राई कि हम इस बात को पूरा करवा सकें। नहीं सिर्फ ज्ञापन देकर हमें नहीं लगता कि वो काम हो पाएगा, उसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते तब तक छात्रों का भला हो नहीं पाएगा। क्योंकि मोस्टली देखा गया है ना कि मुद्दों के लिए आप लोग खड़े होते हैं, लड़ते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, पूरी ताकत के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं VC ऑफिस के सामने, ये हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो ज्ञापन दे देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये एक समाधान नहीं है जब तक उसको अपने अंजाम तक ना पहुंचाया जाए। और मोस्टली हम यही देखते हैं कि ज्ञापन दे दिया, चलो जी फोटो क्लिक हो गई, हो गया काम, अब घर चलो। तो ये आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों में बदलाव होने की ज़रूरत है? अब राजस्थान विश्वविद्यालय की अभी कुछ एक महीनों में जो 2-4-5 घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ को लेकर, छात्र संघ में लड़ाई को लेकर, और इससे राजस्थान विश्वविद्यालय की छवि को बहुत धूमिल हुई है। जहाँ एक गार्जियन है वो जो अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजता है, तो वो ये थोड़ा एक नर्वसनेस उसमें हो जाती है कि मैं क्यों यहाँ भेजूँ,
मेरी बच्चे को मैं क्यों महारानी में भेजूँ, क्योंकि ऐसे ही वहाँ समय पर ये कि अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ रहा है, ऐसी घटनाएं और कम हो रही है। ऐसे ट्राई वी विल ऑलवेज ट्राई कि ऐसी घटनाएं और कम हो, कंट्रोल की जाए। तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन। क्या लगता है ये घटना कैसे कंट्रोल, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है सबसे पहले स्टूडेंट्स को खुद को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद की सेफ्टी में खुद नहीं कर सकता तो दूसरों से अपन बाद में एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। स्टूडेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे क्या अधिकार है, क्या हम राइट्स हैं, हम किसको कितना एक लिमिट तक बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए गार्जियन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन गार्जियन को बच्चों की सिक्योरिटी के लिए एक अच्छे कदम उठाने चाहिए। उनको पहले ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक, चाहे महारानी हो, इसके अलावा राजस्थान कॉमर्स कॉलेज और ये महाराजा कॉलेज, इन लोगों को एक अवेयर करना पड़ेगा कि पढ़ाई के सिवा एक जो एक्स्ट्रा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हाँ, उन पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाए, लोगों को हर तरीके से अवेयर करने का काम करे। यूनिवर्सिटी के जो एक हेड जो कमेटी होती है, सिंडिकेट हो गई, वीसी सर हो गए, इनको रेगुलर टाइम पे, रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कॉलेजेस का दौरा करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स का दौरा करना चाहिए, क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही, बेसिक नीड्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है नहीं है। इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें, सड़कें और सिक्योरिटी के लिए कैमरा, लाइट वगैरह रोड्स पे, सारे का एक छोटा छोटा दौरा करके इनको इंतजाम करना चाहिए। और एक जो मेरा मानना है कि जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की छवि है कि वो टेबल पे हाथ पटकते हैं और एक किसी भी टीचर के सामने वो जिस बदतमीजी से बात करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या संस्कार दिए वो मैं यहाँ आके यूनिवर्सिटी में आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। अगर मैं किसी टीचर की या किसी भी गुरुजन की उनके सामने उनकी बेइज्जती करता हूँ या उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ, तो ऐसा मानना है कि यार ये संस्कार मुझे मेरे घर वालों से मिले। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम हमारी छवि को, यही मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद कई बार तो इवन ये तो आप खैर पहले की बात बता रहे हैं, जीतने से पहले की ही, लेकिन कई बार चुनाव जीतने के बाद ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल गलत है सर, सरासर गलत है। और ऐसे लोगों पे मैं तो ऐसा मानता हूँ, ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन लोगों से लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग क्या करते हैं, एक नेता बनने के लिए टीचर्स की कुर्सी को पीटते हैं, टीचर से अभद्रता से बात करते हैं। कुछ भी हो, वो हमारे टीचर्स हैं, कुछ भी अगर वो हमें दो गलत बोल भी थे तो उनको रिक्वेस्ट करें कि सर ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं थोड़ा क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे पहले दिया गया है, पहला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले कुछ भी बात हो आप विनम्रता से उनसे बात करो। मैं थोड़ा गांधीवादी व्यक्ति हूँ। अच्छा। हर चीज़ को लेकर मैंने एक प्रोटेस्ट किया था महाराजा कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था। बसों का किराया बस वाले थोड़ा ज़्यादा ले रहे थे, तो टोंक रोड पे मैंने सब बस कंडक्टर बस ड्राइवर को फूल दे के ये आग्रह किया था कि आप इन बच्चों से किराया कम लो। अगर कोई बच्चा के पास आईडी कार्ड नहीं है तो उस बच्चे की भी आप फीस कम लो, उनसे पूछो कि आप कहाँ कॉलेज में पढ़ते हो। बिल्कुल रीजन निकला। जो बच्चे मुझे पहले कहते थे कि भैया हमारी वो किराया ज़्यादा ले रहे, वो खुद आके बोले कि भैया उसकी वजह से तो उन्होंने 1-2 रुपये और कम ले लिए। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा एक गाँव ढांडी से घर से निकलकर दूर से क्षेत्र से जब यहाँ यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ता है या किराए पे कमरा लेकर या हॉस्टल में जब रहता है तो उसके लिए 100-200 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और उसके लिए अगर वो व्यक्ति 2-4-5 रुपये कम कर दे तो उनके एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चलो ठीक है, एक ठीक है कि हमारे पास एक छोटा मोटा अमाउंट है जिससे हम गुजारा कर लेंगे। और स्टूडेंट पर्सनल कुछ ना कुछ खर्चा हाँ होता ही है। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ तो वैसे ही थोड़े कम पैसों में ही आपको बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, आप NSUI से तैयारी कर रहे हैं गोविंद जी, बहुत सारे और भी दावेदार, एक लंबी फहरिस्त है जो NSUI से अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगर कल को हम चाहेंगे कि बिल्कुल आपको टिकट मिले, आप चुनाव जीतें, आपकी विचारधारा जो है वो स्टूडेंट्स को पसंद आए, लेकिन अगर सपोज आपको टिकट नहीं मिलती है और आपका यह आखिरी साल है चुनाव, तो आगे क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने स्वयं में 2017 से कार्यकर्ता रहा हूँ, अभी तक भी मैं कार्यकर्ता के तौर पे ही काम कर रहा हूँ। पर संगठन से मैंने इस मामले में जब कहा कि सर मुझे भी चुनाव की प्रिपरेशन करनी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप हमारे संगठन के तौर पे एक नेता के तौर पे आप काम कीजिए और आपके काम को देखा जाएगा, उस काम के हिसाब से आपको टिकट दिया जाएगा। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता है वो लोग अगर काम के नाम पे वोट मांगे, काम के नाम पे टिकट मांगे, काम के नाम पे लोगों के बीच में घूमे ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ उनमें टॉप में मैं आता हूँ। क्योंकि मैंने काम किया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैंने काम किया है। जब उनकी समस्याएं आन पड़ी उनके लिए मैं खड़ा रहा हूँ। बात रही संगठन की, संगठन अगर मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को टिकट नहीं देगा
तो मुझे नहीं लगता कोई भी संगठन चुनाव जीत सकता है। और अगर संगठन टिकट नहीं भी देता है, वैसा ऐसा मेरा मानना है कि संगठन मुझ पे विश्वास दिखाएगा, और क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्यकर्ता के तौर पर उन पर काम किया है, 100% मुझे पूर्णतः विश्वास है कि संगठन, अगर बाय चांस, मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे, तो अगर निर्दलीय, by chance हाँ, जो आप 1% कंडीशंस बता रहे कि वो पॉसिबल नहीं है, चलिए 99 मतलब फेवर में ही है आपके क्या बात है, बहुत बढ़िया। 99% फेवर में, अगर 1% उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया एट दैट टाइम, मैं मेरी टीम के साथ डिस्कशन करके, जो मेरी टीम जो मेरे लिए मेहनत करती है, मैं खुद उनके लिए खड़ा रहता हूँ, वो जो डिसाइड करेंगी वो मैं उस निर्णय पे मैं आगे काम करूँगा। अच्छा, ये तो चलिए अध्यक्ष पद की बात करिए, अगर उन्होंने सपोज बाय चांस कोई और पद आपके लिए दे दिया? देखिए, मेरा पहला ऐसा मानना है कि कोई भी सिचुएशन रहे, मैं अध्यक्ष पद पे ही चुनाव लड़ूंगा। बात दूसरी ऐसी कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे पिताजी बांस गोदाम में मजदूरी करते हैं, मतलब प्राइवेट फैक्ट्री में। तो मेरा पहला सवाल है मैं संगठन के टिकट पे चुनाव लड़ूं। बिल्कुल। संगठन किस पद पे लड़वाएगा वो एट दैट टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं किस उस पे पोस्ट पे लड़ता हूँ, पर मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहेगी मैं अध्यक्ष पद पे ही लड़ूं। तो अगर अध्यक्ष के अलावा अगर संगठन आपको कोई और पद देता है तो आप उस पर भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो ऐसा मैं अभी कह नहीं रहा हूँ आपको कि मैं उस पर भी चुनाव लड़ूंगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। जी। और ये सिचुएशंस क्या हैं? सिचुएशंस बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है कि ये लास्ट टाइम हो सके कि मेरे से कोई ज़्यादा मेहनती ऐसा हो कि जिसको टिकट डिजर्विंग हो, और मैं भी ऐसा मानूं कि इसको टिकट डिजर्विंग है, तो हो सकता है कि अपन कॉम्प्रोमाइज कर लें। लेकिन अभी तक तो आपका कहना था कि मैं सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पे। अभी 50 दिन बचे हैं। तो जब इतने सालों तक आपने जो मेहनत करी, अब लास्ट मोमेंट पे कुछ महीने में आके अगर कोई अपना माहौल बना दे, तो वो तो कहीं आपको ये नहीं लगता वो माहौल वाली राजनीति? माहौल वाली राजनीति को ही दूर करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमेशा गाड़ियों की राजनीति, पैसों की राजनीति, जातिवाद की राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से कैसे दूर हो सके, उसके लिए और ये दूर होना, उसके लिए ही हमें काम करना है। और लोगों के बच्चों के बीच में जाकर हमें यही कहना है कि आप काम के नाम पे वोट दीजिए, जातिवाद और पैसे और गाड़ियों के नाम पे वोट मत दीजिए। वो डिपेंड, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ भाई, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि मैं संगठनात्मक व्यक्ति हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आगे की मैं संगठन में पॉलिटिक्स करता रहूँ, और मुझे आगे पूरी ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स करनी है। तो संगठन के साथ अगर मैं पॉलिटिक्स करूँगा, परिवार के साथ, मुझे निश्चय एक हमेशा भाई की तरह, हाँ, परिवार की तरह उन्होंने हमेशा रखा है, मुझे हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाया है निश्चय ने। तो उनके खिलाफ जाकर एक लड़ने का बहुत कम मन में ख्याल आता है। ट्राई यही है हमेशा कि उनके साथ रहूँ, हमेशा साथ रहूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक जाते जाते इस शो में मैं चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जो हमारा ऑडियंस है, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी राजस्थान विश्वविद्यालय के भाइयों और बहनों, छात्र छात्राओं को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सवाल पूछिए। आपके पास जो नेता आता है, आपके पास जो छात्र नेता आता है, उनसे सवाल पूछिए कि आपने हमारे लिए किया क्या है, आप हमारे लिए करेंगे क्या, और आपका विज़न क्या है। आप उनसे एकेडमिक्स के बारे में पूछिए, आप उनसे यूनिवर्सिटी के मुद्दों के, जेन्युइन मुद्दों के बारे में पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि इस देश का युवा अगर सवाल नहीं पूछेगा तो ये देश कहीं ना कहीं हो सकता है गलत हाथों में चला जाए। मैं MSc साइकोलॉजी से अभी 4th सेमेस्टर में हूँ, तो मैं चाहता हूँ लोग एक पढ़े लिखे लोगों की तरह वोट दे, लोग उनको वोट दे जो काम की राजनीति करते हैं, काम की बात करते हैं, लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं। उन लोगों को जो माहौल की राजनीति करते हैं, या वो लोग जो टीचर्स को एक बदतमीजी से, अभद्रता से बात करते हैं, या वो लोग जो गाड़ियाँ घुमाकर यूनिवर्सिटी में पैसे का एक वो बाहुबली टाइप बनकर जो देते हैं, उन लोगों से आप सवाल पूछिए, क्योंकि ये देश आपका है, इस देश का भविष्य आपका है। आप जिन नेताओं को चुनोगे, उन नेताओं के हाथ में इस देश का भविष्य रहेगा। बिल्कुल, और यही नेता कल के भविष्य के बड़े MLA, विधायक और यही बनकर निकलेंगे। बिल्कुल गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथ ही साथ आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, धनबल और बाहुबल से हट के अब राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है। देखिए, हर कोई एजुकेटेड है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले नेता हो, हमारा आने वाला कल हो, क्योंकि यही लोग नेता, जो बड़े नेता होते हैं, उन्हीं पे ही हमारे पूरा देश निर्भर करता है। और एक अच्छा युवा पढ़ा लिखा नेता अगर निकल के सामने आता है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वेल एजुकेटेड नेता मैं चाहूँगा यूनिवर्सिटी में कोई आए इस बार, जो मुद्दों की बात करे, ना कि धनबल बाहुबल और माहौल की राजनीति से परे हटकर। इस बार का जो युवा नेता होना चाहिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वो निकल कर आए, ऐसी हम सभी उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस शो में मुझे और गोविंद जी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले शो में।